आज कई सालों बाद मेरे पुराने शहर में लौटना मुझे सुखद अनुभव दे रहा था। यह दिखने वाला घर साधारण नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत बहुत भव्य था। इस घर को देखते ही ना जाने पश्चाताप की कितनी ही यादें आज ताज़ा हो गई थी। सुख दुख क्या नहीं दिया इस घर ने। याद आने लगा मुझे सब कुछ, मेरा बचपन, मेरी सहेलियाँ, मेरा संयुक्त परिवार, यहाँ तक कि यहाँ पनपा मेरा पहला प्यार, जिसका एहसास आज भी मेरे मन को भिगो रहा था। एक बार फिर खुली मेरी यादों की परतें, जिनकी बंद तहों पर सिलवटें पड़ी हुई थी। गलियों से निकलते हुए मेरी नज़र चौराहे पर बने पार्क पर पड़ी। छोटे छोटे बच्चों की खिलखिलाहट से पार्क गुंजायमान हुआ था। पार्क के बाहर अनगिनत रेहड़ी लगे हुए थे, जिन पर महिलाएं खाने पीने के साथ बातों में खोई हुई थी। सुखद एहसास हुआ, चलो आज की ज़माने की औरतें चार दीवारी से कुछ समय अपने लिए निकाल रही हैं। मैंने तो माँ चाचियों को दादी के बनाए नियम के अनुसार ही जीते देखा है। पूरा दिन घर के काम और रसोई से थोड़ी फुर्सत मिलती तो दादी अन्य कामों में लगा देती। चाचियाँ भुनभुनाती हुई माँ के पीछे लगी रहती। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ समय आराम के लिए मांग सके। दादी के तानाशाही रवैये से सभी त्रस्त थे, लेकिन ज़्यादातर उनकी शिकार मैं और माँ बनते थे। पूरे खानदान में मेरे रूप सौंदर्य की चर्चा होती तो वहीं दादी को मैं फूटी आंख नहीं। मेरे स्कूल आने जाने के लिए भाई को साथ लगा दिया, जो कॉलेज जाने तक साए की तरह साथ लगा रहता। पूरे परिवार के बेटों के बीच में मैं एक इकलौती बेटी थी। सभी का भरपूर प्यार मिला, लेकिन साथ ही कई बंदिशें भी। पिताजी अपने भाइयों के साथ बिजनेस संभालने में व्यस्त रहते और भाइयों को मेरी निगरानी में लगा रखा था, जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। परीक्षा खत्म होने के साथ साथ गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन आज़ादी के मिलते थे, जब माँ अपने मायके और मैं और भाई मामा के घर खुद के बनाए नियम में जीते थे। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मामा के घर जाना है, लेकिन अगली सुबह ही दादी ने घर में एक नया फरमान जारी किया। रोशनी कहीं नहीं जाएगी, लड़की जवान हो रही है। ऐसे में तो अपने सगों पर भरोसा नहीं, तो मैं कैसे जाने दूं उसे तेरी ससुराल। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी उम्र सिर फोड़ते रहोगे। तुम्हारी घरवाली जाना चाहे तो जा सकती है, बस रोशनी नहीं जाएगी। पिताजी हमेशा की तरह सिर झुकाए हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। मेरी आंखों से गंगा जमुना की धार बह निकली थी। पता नहीं उन दिनों इतना रोना क्यों आता था। अब तो बड़ी सी बड़ी बात हो जाए आंखें सूखी ही रहती हैं। खूब रोना धोना मचाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मुझ पर लगी इस बंदिश ने माँ का मायका भी छुड़ा दिया। माँ की तकलीफ देखकर दिल से आह निकली, काश मैं लड़की नहीं होती। उस दिन पहली बार लड़की होने पर दुख हुआ था। छत की मुंडेर पर बैठी चाची के रेडियो से गाने सुन रही थी। दर्द भरे गानों में खुद को फिट कर दुखी होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी पीछे की छत से आवाज़ आई, गाना अच्छा है। पीछे मुड़कर देखा, एक हैंडसम लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पर ये है कौन? खुद से सवाल किया। हेलो, मैं सूरज, यहाँ मेरी बुआ का घर है। आपका नाम? अच्छा, तो ये शोभा आंटी का भतीजा है। मेरा नाम जानने की कोशिश ना ही करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहते हुए मैं अपने कमरे में चली आई। मैं वहाँ से चली तो आई, पर ना जाने कैसा एहसास साथ ले आई थी। 18 की हो गई थी और आज तक कभी किसी भी लड़के ने मुझसे बात करना तो दूर, नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। और इसका पूरा श्रेय मेरे आदरणीय भाइयों को जाता है। और उस दिन पहली बार किसी लड़के ने मुझसे मुस्कुरा कर मेरा नाम पूछा था, जैसे मेरे अंदर प्रेम की सुप्तावस्था को ठपकी देकर उठा रहा हो। मैं उसके उठने के एहसास से ही भयभीत हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह एहसास एक बार जग गया तो मेरे साथ मेरी माँ भी कभी ना शांत होने वाले तूफान में फंस जाएगी, जिससे निकलने की कोशिश मात्र से ही मेरे अस्तित्व की धज्जियाँ उड़ जाएंगी।
अगले दिन दिमाग के लाख मना करने के बाद भी दिल ने अपनी बात मुझसे मनवा ही ली और मैं फिर से छत की मुंडेर के उस कोने में खड़ी हो गई। वह सामने ही खड़ा था, बहुत हैंडसम दिख रहा था। शोभा आंटी भी साथ में थी। उन्हें देखकर मैंने अपने कदम पीछे करना चाहे, तब तक आंटी ने मुझे देख लिया था। अरे रोशनी, इस बार अपने मामा के घर नहीं गई? नहीं आंटी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दादी ने मना कर दिया। ओह, काफ़ी दिनों से सुनीता भाभी से मिली नहीं, समय मिलते ही आऊँगी उनसे मिलने। जी आंटी। अरे हाँ, इससे मिलो, मेरा भतीजा सूरज कल ही बनारस से आया है, वहाँ रहकर जॉब की तैयारी कर रहा है। 10 दिन की छुट्टियों में इसको बुआ की याद आ गई। हंसते हुए शोभा आंटी ने कहा, बुआ अच्छा हुआ मैं इस बार यहाँ आ गया। यह तो पता चला कि आपके शहर में कितनी खूबसूरती छिपी हुई है। सूरज की आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी। मैं गुलाबी हो रही थी, शर्म से, प्रेम से, आनंद से। मैं ही जानती हूँ उस पल मैं वहाँ कैसे खड़ी थी। आंटी के जाते ही आंधी की तरह भागती हुई अपने कमरे में पहुँच गई। सूरज की आंखें जाने क्या क्या बयां कर गई थी। उसकी आंखों का अस्थायित्व मुझे एक अदृश्य डोर में बांध रहा था। मैं बंधती जा रही थी। दिल के साथ अब दिमाग भी विद्रोही हो गया था। क्या इसे ही पहला प्यार कहते हैं? यह कैसा अनुभव है? दिल का चैन खत्म हो चुका था। अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। भूख प्यास सब खत्म। घर वालों को लगता मैं मामा जी के घर ना जाने के कारण ऐसे गुमसुम सी बेचैन होकर छत के चक्कर काटती हूँ, और उनका यह सोचना मेरे लिए अच्छा ही था। मुझ पर नज़र थोड़ी कम रखी जाती। शाम को जब सभी भाई गली में क्रिकेट खेल रहे होते, माँ चाचियाँ रसोई में और दादी आंगन में बैठी पड़ोस की महिलाओं से बात कर रही होती, तो मुझे अच्छा समय मिल जाता छत पर जाने का। उम्मीद के मुताबिक सूरज मेरा ही इंतजार कर रहे होते। संकोच और डर के साथ शुरू हुई हमारी बात उनकी बातों में इस कदर खो जाती, कब अंधेरा हो जाता पता ही नहीं चलता। उस दिन भाई की आवाज़ सुनकर मैं प्रेम की दुनिया से यथार्थ में आई। सूरज से विदा लेकर नीचे आई ही थी कि घर वालों के सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। कहाँ गई थी? छत पर इतनी रात को अकेले क्या कर रही थी? दिमाग सही रहता है कि नहीं तुम्हारा? मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। क्या बोलूं? सच बोल दूं कि आप सभी की तमाम बंदिशों को तोड़कर किसी से प्यार करने लगी हूं। मेरे जन्म के साथ ही जिस डर के साए में दादी ने सभी को जिंदा रखा है, आखिरकार वह डर सच होने जा रहा है। मेरे शब्द मेरे दिमाग में चल रहे थे, जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ नहीं बोली, मैं सुनती रही। जब सब बोल कर थक गए तो मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही समय बीतता गया और मेरा प्यार परवान चढ़ता गया। 15 दिनों के बाद सूरज बनारस के लिए निकल गए। उस दिन मैं छत पर उसकी बाहों में रोती रही। वो मुझे समझाता रहा, विश्वास दिलवाया कि वह मुझे कभी नहीं भूलेगा। हमारा प्रेम आत्मिक है जो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। हमें इंतज़ार करना होगा रोशनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही हम घर वालों से बात कर सकते हैं। मैं तो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बात नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरे परिवार को। जिस दिन उन्हें भनक भी लग गई तो वे बिना सोचे समझे मेरी शादी किसी से भी करा देंगे, और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने एक डरपोक लड़की से प्रेम कर लिया है। हंसते हुए सूरज ने कहा तो मेरी भी हंसी छूट गई। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। हर गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन के लिए सूरज आते, हम ऐसे छिप कर मिलते, फिर पूरा साल खतों के सहारे बिताते। शोभा आंटी को हम दोनों के बारे में सब पता था। मेरे खत उन्हीं के पते पर आते थे। शोभा आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। उनके लिए तो मैं 3 साल पहले ही उनकी बहू बन गई थी। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। उधर सूरज के पेपर अच्छे गए थे। मैं दादी की आंखों की किरकिरी बनती जा रही थी। उन्होंने मेरी शादी के लिए पिताजी पर जोर डालना शुरू कर दिया था। हर दिन पंडित जी को बुलाया जाता, नए नए रिश्ते आते, कुंडली मिलान के बाद रिश्तों की लिस्ट बनती, फिर शुरू हो जाता आना जाना। मैंने आंटी से कहा वे माँ से बात करें,
नहीं तो दादी मेरी शादी कहीं और करा देंगी। शोभा आंटी ने माँ से बात की तो माँ को विश्वास नहीं हुआ। इतनी बंदिशों के बाद उनकी बेटी ने प्रेम करने की हिम्मत कैसे कर ली। तू चल अपने कमरे में। पहली बार माँ का यह सख्त रूप देख रही थी। माँ, मैं सूरज से ही शादी करूँगी, नहीं तो खुद को मार लूँगी। तो किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी मारी जाओगी, इससे अच्छा है खुद को मार लो। मेरा परिवार तो गुनाह करने से बच जाएगा, माँ ने तड़पते हुए कहा। गुस्से से माँ काँप रही थी। उनकी ममता ने उन्हें रोक लिया था, नहीं तो शायद उस दिन उन्होंने मेरा गला दबा दिया होता। चुपचाप मेरे लिए दूल्हा ढूंढने का तमाशा देखने वाली मेरी माँ दादी के साथ मिलकर खुद दूल्हा ढूंढ रही थी। इस घर में एकमात्र सहारा मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी। शोभा आंटी ने सूरज से बात की, लेकिन कुछ क्लियर पता नहीं चल पाया। कभी सोचती खुद को मार लूं या सूरज के पास भाग जाऊं। नहीं नहीं, सूरज के पास नहीं जा सकती, नहीं तो ये लोग उसको भी मार देंगे, शोभा आंटी को भी बदनाम कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं। भाइयों को रईसी विरासत में मिली थी, पढ़ाई छोड़ राजनीति और गुंडागर्दी में आगे थे। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी जिससे दिल की बात कर सकूं। आंटी से बात ना करने की माँ की सख्त हिदायत थी। अब तो सूरज के खत भी नहीं मिलते थे, उसकी कोई खबर नहीं। मैं कहाँ जाती, किससे बात करती? यहाँ सब दादी के इशारे पर चलते थे। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यही मेरी लाइफ थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। अमेरिकी दूल्हा, पैसे रुपए वाले, और क्या चाहिए था इन लोगों को। मैं एक जीती जागती चलती फिरती गुड़िया बन गई थी, जिसके अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी का रूप ले रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मेरी माँ चुप थी। यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं। सभी ने अपने दिल के दरवाजे पर बड़ा ताला लगा रखा था। जहाँ प्रेम को पाप समझा जाए, वहाँ मैं कैसे अपने प्रेम की दुहाई देकर अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए झोली फैलाती। यहाँ दान के बदले प्रतिदान लेने की प्रथा है। इनके लिए सच्चा प्रेम सिर्फ कहानियों में होता है। लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब काल्पनिक कथाएं। ऐसे विचारों के बीच मेरा प्रेम अस्तित्वहीन था। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे मेरे प्रेम से मिला सकता था। हैप्पी एंडिंग तो कहानियों में होती है, असल जिंदगी में समझौते होते हैं। फिर भी एक आस थी मेरे मन में कि सूरज मुझे नहीं छोड़ेगा, वह जरूर आएगा। दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी उसी आखिरी आस के सहारे बैठी थी। कभी लगता अभी दूसरे दरवाजे से सूरज निकल कर आएंगे और मैं उनका हाथ थामे यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन उसको नहीं आना था और वो नहीं आया। मेरा प्रेम झूठा था या उसके वादे? दिल टूटा और मैं रोशनी, उस पल मैं मर गई। प्रेम कहानियों से प्रेम करने वाली मैं कहानियों से नफरत करने लगी। सब कुछ झूठ और धोखे का पुलिंदा बन गया। मंडप में बैठी मैं शून्य थी। मुझे याद भी नहीं कि कैसे रस्में हुई, शादी हुई। मैं होश में नहीं थी। विदाई के वक्त शोभा आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। आंटी ने फुसफुसा कर कहा, बेटा, सूरज को तुम्हारी शादी के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। मैं अवाक रह गई। सब ने मिलकर मेरा प्यार छीन लिया। अभी कुछ वक्त पहले मैंने सूरज को बेवफा समझा, लेकिन वह वहाँ अनजान बैठा है और मैं किसी और के नाम का सिंदूर सजा कर खड़ी हूँ। माँ मेरे गले लगने आई। मैं एक कदम पीछे हट गई। आसपास रिश्तेदारों की भीड़ थी, इसलिए थोड़ा पास आकर मैंने उनसे कहा, आज कसम लेकर जा रही हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। आज के बाद आप लोग मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। खत्म हुआ इस घर से मेरा रिश्ता। फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अभिषेक ने शादी तो की थी, लेकिन पति बनने की कोशिश कभी नहीं की। मुझसे दूर रहते थे। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी बेरुखी और उदास रवैये की वजह से मुझसे दूर हैं, मगर मेरी यह गलतफहमी अमेरिका जाने के बाद दूर हो गई। वहाँ पता चला अभिषेक पहले से शादीशुदा है। मुझसे शादी उसने घर वालों के लिए की है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद इस रिश्ते के बंधन से आज़ादी चाहती थी। मैं सिर्फ सूरज की थी, मरते दम तक उसी की रहूँगी।
लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं अभिषेक के साथ रहूं। उसकी पत्नी नैन्सी का मेरे साथ व्यवहार अच्छा था। कुछ दिनों के बाद उसने तलाक देने की बात कर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से अपना रास्ता निकालने का उपाय दे दिया। मैंने एक शर्त रखी, तलाक देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ रहने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सपोर्ट करो। लेकिन सपोर्ट मुझे लोन की तरह चाहिए, क्योंकि मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही सारे पैसे चुका दूंगी। वे दोनों मान गए और शुरू हुई मेरी एक नई कहानी। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह मेरे लिए अच्छा था। वकील बनने का मेरा सपना पूरा हुआ। कुछ साल काम करने के बाद अभिषेक का एक एक पैसा मैंने वापस कर दिया था, लेकिन उसका एहसान नहीं भूल सकती। जब सारे रास्ते बंद थे तब अभिषेक और नैन्सी ही मेरे साथ थे। बीते इन सालों में अभिषेक का परिवार ही मेरा परिवार था। उसकी पत्नी नैन्सी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। सूरज की बहुत याद आती थी। उससे बात करने के लिए ना जाने कितनी बार फ़ोन उठाया, पर हिम्मत नहीं कर पाई। अनजाने में ही सही, मैं अपनी प्रेम कहानी में विलेन बन गई। सालों के बाद काम की वजह से भारत आई तो अपने घर की गली में आने से खुद को रोक नहीं पाई। खुद को दी कसम मैं भूलना चाहती हूँ। रोशनी, अचानक आवाज़ से मैं वर्तमान में लौट आई। तुम रोशनी हो ना? कितनी खूबसूरत हो गई हो। सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन अब नूर टपक रहा है तुम पर। शोभा आंटी सब्जियों की थैलियों को संभालते हुए मेरे सामने खड़ी थी। जी आंटी, रोशनी हूँ, कैसी हैं आप? उन लोगों को देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई जो उन्हें समझ आ गया था। रोशनी, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। सूरज ने भी आज तक मुझे माफ़ नहीं किया। तुम दोनों के बीच संवाद का सूत्र मैं थी, लेकिन तुम्हारे दिए खत सुनीता भाभी के कहने पर मैंने भेजना बंद कर दिया और सूरज को कुछ नहीं बताया। आंटी, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में था वो मिला मुझे। अरे रोशनी, तू यहाँ? कितनी बदल गई है। मेरी सबसे बड़ी चाची भी सब्जी लेकर आ रही थी। चाची नमस्ते, आप सब्जी लेने आई हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सब बदल गया है बिटिया। घर के 7 हिस्से हो गए हैं। सब अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीते हैं। अब कोई रोक टोक नहीं। तुम्हारी शादी की सच्चाई सुनकर दीदी तो जैसे पत्थर हो गई हैं। माता जी का रौब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब तो बेटा सब बदल गया। चाची ने एक सांस में घर की सारी कहानी बता दी। अच्छा चाची, आंटी, मुझे कुछ काम है, कल घर आऊँगी। मुझे निकलना था वहाँ से। यानी अभिषेक के पहले से शादीशुदा की बात यहाँ सबको पता चल गई थी। अभी माँ को फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस समय मेरा दिल टूटा था, गुस्से में थी, लेकिन बाद में कई मौके थे जब मैं माँ से बात कर सकती थी। गुस्से में लिए मेरे एक फैसले के कारण मेरी माँ अपराध बोध में जीवन जी रही हैं। तड़प उठी मैं। माँ से मिलने की इच्छा तीव्र हो रही थी। किसी तरह रात गुजरी। सुबह की किरणों के निकलने से पहले मैं घर के गेट के सामने खड़ी थी। मेरे आने की सूचना घर के अंदर पहुंच चुकी थी। सभी नींद से उठकर बाहर निकल आए थे। आंगन में दादी मिल गई। मुझे अपनी बाहों में लेकर रोने लगी। यह मेरे लिए नया अनुभव था। आज तक कभी दादी की गोद नसीब नहीं हुई, और अब इतना प्यार। सच कहा था चाची ने, सब बदल गया है। मेरी आंखें माँ को ढूंढ रही थी। पिताजी के पास गई। उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा किया बिटिया, घर आ गई। सुना है बड़ी वकील बन गई है। जीती रहो, दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हें मिले। पिताजी, माँ कहाँ है? बिटिया, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जाओ उसके पास, हो सकता है तुम्हें देखकर ठीक हो जाए। मैं भारी कदमों से कमरे में पहुंची। माँ बिस्तर के एक कोने में सिर टिकाए छत को घूर रही थी। निस्तेज आंखें, उनका गोरा सुंदर चेहरा फीका पड़ा था। माँ को ऐसे देख मेरा दिल तड़प उठा। माँ, देखो मैं आ गई हूँ। तुम मुझे कैसे भूल गई? माना मैं नाराज़ थी। तुमने भी कभी मिलने की कोशिश नहीं की। ऐसे यहाँ आराम से बैठी हो। इतनी दूर से आई हूँ,
अपनी बेटी को कुछ खिलाओगी नहीं? जैसे तैसे खुद को संयत करते हुए माँ से बात करने लगी। रोशनी, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, बहुत अन्याय किया है मैंने तेरे साथ, माँ ने कहा। मेरी आंखें आज वर्षों बाद आंसुओं से भीग गई। दोनों गले लगकर खूब रोए। आंसुओं के साथ गिले शिकवे दूर हो रहे थे। 7 वर्षों के बाद आज माँ बेटी का मिलन हो गया। मेरी माँ आज मुझे वापस मिल गई। जिन रिश्तों से मुंह मोड़कर मैं चली गई थी, आज वो रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा प्यार के साथ, एक सुखद बदलाव के साथ मिले। कुछ नए रिश्ते भी। इस घर में आई बहुएं जो आज़ाद थी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रही थी। वे खुश थी। ज़िंदगी में बदलाव हर लिहाज से अच्छा होता है। शाम को सबसे नज़रें छिपाते मैं फिर मुंडेर पर आ गई। सबसे मिलकर भी मेरे दिल का एक कोना उदास था। सूरज, इतने वर्ष बीत गए, अब तो तुम मुझे भूल गए होगे। बुदबुदाते हुए मैं मुंडेर पर बैठ गई। ऐसा सोच भी कैसे लिया रोशनी, तुम्हारा सूरज तुम्हें भूल जाएगा? सूरज की आवाज़ सुनकर मैं मुंडेर से कूद पड़ी। संभल कर उतरो, चोट लग जाएगी। सूरज ही है, मेरे सूरज कितने बदल गए हैं। लड़कपन की छवि से निकलकर धीर गंभीर, बेहद खूबसूरत, प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक सूरज मेरे सामने है। मैं स्तब्ध थी। वाकई क्या वही है, या मेरी आंखों को छलावा हुआ है? मुझे ना मेरी आंखों पर भरोसा था, ना कानों पर। वो मुस्कान कैसे भूल सकती हूँ जिसके सहारे इतने वर्ष बिता दिए। मेरा वजूद उसके पास होने के अनुभव मात्र से परिपूर्ण हो रहा था। रिक्तता भरने लगी। दिल के उस दर्द भरे हिस्से को जैसे अमृत मिल गया हो। रोशनी, तुम ठीक हो? बुआ ने फ़ोन किया कि तुम भारत वापस आ गई हो। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगी। जब प्रेम सच्चा हो तो मिलन जरूर होता है, देर से ही सही। मेरा हाथ उसने अपने हाथों में ले लिया। उसकी बातें, उसके स्पर्श से मैं भीग रही थी। तुम सच में मेरे पास हो? मेरे शब्दों में कंपन था। चेतना खो रही थी। मैं बेसुध उसकी बाहों में झूल गई। आँख खुली तो सभी घर वाले मुझे घेर कर खड़े थे। शोभा आंटी और माँ एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। सूरज मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने हैरत से सबको देखा। सबके चेहरे पर सहमति दिख रही थी। आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल गया। सूरज की रोशनी उसके दामन में समा गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।